आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जानवरों में तौलीद। ये चैप्टर भी हम अपने नोट से पढ़ेंगे। चले आए शुरू करते हैं। सबक नंबर 9 जानवरों में तौलीद। यहाँ किन जानवरों की बात करी गई है वो जान लें। यहाँ पे बात करी गई है ह्यूमंस की यानी इंसानों की। और तौलीद में को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तौलीद के मायने क्या होते हैं वो मतलब तौलीद कहते किसे हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा करने को हम क्या बोलते हैं? तौलीद यानी रिप्रोडक्शन। अज़्व को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म की सबसे अहम खसूसियात तौलीद रिप्रोडक्शन है। इस प्रोसेस में एक नस्ल दूसरी नस्ल पैदा करती है। तौलीद की ही वजह से ज़िंदगी का सिलसिला आज तक बरकरार है। अनवा यानी स्पीशीज़ की बका के लिए तौलीद बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमें अपनी स्पीशीज़ की बका के लिए क्या करना, मतलब क्या चीज़ करी जाती है? रिप्रोडक्शन करी जाती है ताकि वो बरकरार रहें इस दुनिया में। तौलीद अपने जैसे बच्चे पैदा करना तौलीद कहलाती है। ठीक है, तौलीद के तरीके, तौलीद हमारी दो तरीके की होती है, सनफी तौलीद और दूसरी गैर सनफी तौलीद। सनफी तौलीद यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा गैर सनफी तौलीद यानी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सनफी तौलीद के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सनफी तौलीद के लिए जानवरों में नर और मादा में अलग अलग तौलीदी अज़ा होते हैं। नर यानी मेल, मादा मतलब फीमेल। इनके अलग अलग क्या होते हैं? तौलीदी अज़ा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग। तौलीदी अज़ा ज़वाजे गेमीट्स बनाते हैं जो एक दूसरे से मदगम फ्यूज फर्टिलाइज होकर जगता या जायगोट की तश्कील करता है। ये जायगोट नशो व नुमा पाकर नवजात यानी एक बेबी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस किस्म की तौलीद जिसमें नर और मादा ज़वाजों का गदाख्त होता है तनफी तौलीद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इस चैप्टर को आप तभी इसके दायरे में रह के पढ़ेंगे और समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। सनफी तौलीद में क्या होता है? हमारा मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होती हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कुदरती तौर पे इनके ऑर्गन्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर अलग अलग, जैसे मेल में हमारा अलग गैमीट बनता है, फीमेल में अलग गैमीट बनता है। फिर वो दोनों आपस में फ्यूज्ड होकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जायगोट आगे बनकर क्या बन जाता है? एक कंप्लीट बेबी। ठीक है, तौलीदी अज़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। तौलीदी अज़ा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर तौलीदी अज़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर तौलीदी अज़ा में एक जोड़ी खसिये यानी टेस्टिस, दो स्पर्म नालियाँ स्पर्म डक्ट और एक कबीज़ यानी पेनिस शामिल हैं। खसिये नर ज़वाजे, खसिये में यानी टेस्टिस में हमारे क्या बनते हैं? मेल गैमीट्स बनते हैं जिन्हें स्पर्म कहा जाता है। मेल गैमीट का नाम क्या है? हमारे स्पर्म। ठीक है ना। खसियों में लाखों स्पर्म पैदा होते हैं। एक टेस्टिस में लाखों की तादाद में स्पर्म बनते हैं और ये खसियाँ जिस्म के बाहरी तरफ होती हैं क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जिस्म के मुकाबले कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। इस हमारी मेल में जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ होती हैं क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 सेल्सियस टेम्परेचर स्पर्म को कम चाहिए होता है। हर एक स्पर्म के पास एक सर, एक दरमियाना हिस्सा और एक दुम होती है, यानी एक हेड, नेक और टेल होती है। दर हकीकत हर एक स्पर्म वाहिद खलिया है जिसमें खलिए के सभी अज्जा मौजूद होते हैं। हमारा स्पर्म क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर जो भी खली के, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सब कुछ प्रेजेंट होता है। और नर का स्पर्म मादा के अंडे से छोटा होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? मेल का जो गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट से साइज़ में छोटा होता है और इमोटाइल यानी हमारा जो फीमेल का जो गैमीट होता है वो इमोटाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। और जो मेल का गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? टेस्टिस, जिसे हम उर्दू में खसिया बोलते हैं। दूसरा स्पर्म डक्ट, स्पर्म की नाली आ गई। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म कहाँ ट्रेवल होते हैं? स्पर्म नाली के थ्रू कबीज से आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है गैमीट का स्ट्रक्चर। ये स्पर्म का हेड है, दूसरा दरमियानी हिस्सा और तीसरा दुम यानी टेल। टेल की मदद से स्पर्म क्या करता है? मूवमेंट करता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा तौलीदी अज़ा। मादा तौलीदी अज़ा में एक जोड़ी बेज़ा खाना यानी ओवरीज, बेज़ा नाली यानी फैलोपियन ट्यूब और रहम यानी यूट्रस, जिसे हम वोम को वो बोलते हैं ना, कोक शामिल है। बेज़ दाना मादा ज़वाजी गेमीट पैदा करते हैं जिसे बेज़ या अंडा ओवा कहा जाता है। बेज़दान यानी हमारी जो ओवरीज होती है वो क्या बनाती हैं, गेमीट्स बनाती है, ज़वाजे बनाती है। उस गेमीट का नाम क्या है, ओवा। फीमेल गेमीट का नाम क्या होता है, ओवा या फिर ओवम, या फिर हम इसको एग भी बोल सकते हैं। इंसानों में हर माह यानी हर महीने दोनों बेज़ खानों में से किसी एक बेज़ खाने में से एक बेज़ा ओवा बेज़ नली फ्लॉपियन ट्यूब से खारिज होता है। फीमेल में क्या होता है, हर महीने एक ओवा आउट होता है बॉडी से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। हर महीने, जैसे सपोज आज ओवरी नंबर 1 ने मतलब फर्स्ट मंथ में ओवरी नंबर 1 ने ओवा निकाला, तो सेकंड मंथ में कौन सी ओवा निकालेगी, सेकंड ओवरी, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। आप ये हायर क्लास में पढ़ेंगे। रहम वो जगह है जहाँ बच्चा नशोनुमा पाता है। रहम यानी हमारे क्या हुआ, यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पे बच्चा मतलब जायगोट हमारा क्या होता है, कंप्लीट बेबी में कन्वर्ट होता है। स्पर्म की तरह बेज़ा भी वाहिद खलिया ही होता है। जैसे हमने स्पर्म में पढ़ा था ना, हमारा स्पर्म क्या होता है, सिंगल सेल था। इसी तरह से हमारा ओवा भी क्या होता है, वाहिद यानी सिंगल सेल ही होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बुक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ये दे रखा, ये है ओवा, ओवरीज है हमारी दोनों, और ये हमारी कौन आ गई, ये है फैलोपियन ट्यूब, और ये कौन आ गई, रहम यानी यूट्रस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोक। हर महीने एक ओवरी क्या निकालती है, ओवा निकालती है, एग निकालती है, जो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में आके ठहर जाता है। अगर इसके पास स्पर्म आता है तो ये फ्यूज होकर रहम के पास जाके चिपक जाता है और बेबी कंप्लीट कर ले अपना, मतलब बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आता तो ये ओवा यूट्रस के थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है, बॉडी से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब पढ़ेंगे हम बारूरी के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इंसान में अंदरूनी बारूरी होती है। इंसान में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नर ज़वाजे यानी मेल गेमीट मादा के तौलीदी अज़ा में दाखिल किए जाते हैं जो करोड़ों की तादाद में होते हैं, जबकि सिर्फ एक नर ज़वाजा मेल गेमीट ही बेज़ नाली फैलोपियन ट्यूब में मौजूद बेज़ा ओवा को बार फर्टिलाइज करता है। इसमें क्या बोला, इसमें जो मेल गेमीट होता है वो फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर। जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो बहुत लाखों की तादाद में निकलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, ओवर से जाके फ्यूज होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारा जाइगोट। बेज़ा और स्पर्म का पदार्थ बारूरी कहलाता है। बेज़ा और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसके नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट जाइगोट बन जाएगा जो वाहिद मरकज़ा होता है। इसके बनने की पहचान माहौरी मेंसेस का ना होना। जाइगोट फॉर्म हो चुका है, मतलब हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो फीमेल में जो मेंसेस का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। इसी से पता चलता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। जगता अपने आप को रहम यूट्रस की दीवार से चिपटा लेता है। जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट क्या मूव आउट करना शुरू कर देता है फैलोपियन ट्यूब से, और कहाँ जाके लग जाता है, यूट्रस पे, और जनीन यानी एम्ब्रियो की शक्ल में बढ़ना शुरू कर देता है। इस सूरत में औरत हामला यानी प्रेग्नेंट कहलाती है। अंदरूनी बारूरी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बारूरी का वो अमल जो मादा के जिस्म के अंदर होता है, मादा यानी फीमेल के अंदर होता है, अंदरूनी बारूरी कहलाता है। जैसे इंसान, गाय, कुत्ते और मुर्गे वगैरह जैसे बहुत से जानवरों में अंदरूनी बारूरी देखी जाती है या फिर होती है। बैरूनी बारूरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बारूरी का ऐसा अमल जिसके नतीजे में नर और मादा ज़वाजे यानी गेमीट्स का पदार्थ मिलना मादा के जिस्म के बाहर होता है, बैरोनी बारूरी कहलाती है।
इसमें क्या होता है, मेल अपने गैमीट बाहर छोड़ देता है और फीमेल भी अपने गैमीट बाहर छोड़ देती है, और ये गैमीट आपस में खुद ही खुद मिलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरोनी बारूरी। ये मछलियों, स्टारफिश, मेंढक वगैरह में या फिर आबी जानवरों में देखी जाती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हुए दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, ओवा, और ये कौन आ रहे हैं, बाहर से स्पर्म आ रहे हैं, यहाँ आपस में फ्यूज होकर क्या बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट यानी जगता बन रहा है। जिनिन की नशोनुमा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है यूट्रस में। माँ और जिनिन यानी एम्ब्रियो यानी एक अहम ताल्लुक पैदा होता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर होता है, या फिर आप ताल्लुक बोल रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लासेंटा। इसी के ज़रिए बच्चा माँ के जिस्म से तग़ज़िया यानी न्यूट्रिशन, तनफ़ुस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, अखराज जैसी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और 280 दिन या फिर 40 हफ्ते या फिर 9 महीने के बाद जन्म लेते हैं। नवजायदा बच्चे का वज़न पैदाइश के वक्त तकरीबन कितना होना चाहिए, 3.5 किलोग्राम तक होता है। प्लासेंटा बच्चे को ऑक्सीजन, ग़िज़ा वगैरह फराहम कराती है। आपकी बुक में ये पैराग्राफ दे रखा है, आप इसके बारे में जान लें। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है। आपको मालूम है कि जो बच्चे कुछ बच्चे से बनाए जाते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में तैयार करे जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ औरतों की बेद नालियाँ बंद हो जाती हैं, यानी फ्लॉपियन ट्यूब क्या होती है, ये ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओवा होता है वो बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा होता है। इसलिए ऐसी औरतें बच्चा पैदा करने की अहल नहीं होती, क्योंकि बारूरी के लिए स्पर्म बेज़ा तक नहीं पहुंच पाता। जब ये हमारी फ्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ से जो स्पर्म इंटर हो रहा है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाता, बेज़ा यानी ओवा तक नहीं पहुंच पाता। जब स्पर्म बेज़ा तक नहीं पहुंच पाता तो इस तरह के मामलों में डॉक्टर ताज़ा स्पर्म यानी फ्रेश स्पर्म और बेज़ा यानी ओवा जमा करके कुछ घंटों तक IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, मेल से क्या ले लेते हैं, स्पर्म ले लेते हैं, और फीमेल से उसका बेज़ा ले लेते हैं, और बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों की बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं और जाइगोट को टेस्ट ट्यूब में ही फॉर्म करते हैं। तकरीबन 1 हफ्ता तक इसकी नशोनुमा टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होती है। इसके बाद इस जाइगोट, टेस्ट ट्यूब वाले जाइगोट को लेकर कहाँ एंटर कर दिया जाता है, माँ के रहम यानी यूट्रस में एंटर कर दिया जाता है। माँ के रहम में बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा होती है और बच्चे की पैदाइश आम तौर से इसी तरह ही हो जाती है जैसे बाकी बच्चों की होती है। इस तकनीक के ज़रिए पैदा होने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया जाता है, क्योंकि ब्लॉक तो हमारी फ्लॉपियन ट्यूब हुई है ना, यूट्रस में तो कोई असर पड़ा नहीं है। तो जो फीमेल होती है ये क्या करती है, ये बेबी को रखने के लिए कैपेबल होती है, लेकिन अपने ओवा को बाहर नहीं कर पा रही होती है। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब टेस्ट ट्यूब प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चे देने वाले और अंडा देने वाले जानवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीधा अंडा देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब एक कंप्लीट बेबी को ही जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं तो कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चे की शक्ल में ही आ जाते हैं। वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देने वाले यानी विविपेरस जानवर कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो अंडा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस या फिर अंडे देने वाले जानवर। बच्चे से बालिग होने तक पैदा होने वाले या अंडा से निकलने वाले नए फर्द में बालिग होने तक अफजाइश होती रहती है, मतलब उनकी बढ़ोतरी होती ही रहती है। कुछ जानवरों में बच्चे बालिगों के मुकाबले बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, जिससे हमारे रेशम का कीड़ा जो होता है और मेंढक के लार्वा, रेशम का कीड़ा किस फॉर्म में आता है, कुकून की फॉर्म में, और मेंढक का लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल। मेंढक का जो लार्वा होता है वो बिल्कुल ही मेंढक से अलग होता है, मतलब जिसकी मेंढक के बच्चे मेंढक से बिल्कुल अलग होते हैं और टेडपोल अलग ही शक्ल के होते हैं। गैर सनफी तौलीद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात और,
टेडपोल से एक कंप्लीट फ्रॉग बनने तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसे उर्दू में बोले तो इसे बोलते हैं तकल्लुब। नेक्स्ट चैप्टर में इसका जिक्र है, वो जब पढ़ेंगे। गैर सनफी तौलीद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होती है। तौलीद की इस अंदाज में अज़्वे के जिस्म से खलियों में बार बार खत्ते यानी माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होती है जो सेल खुद को डिवाइड कर रहा होता है, तकसीम अमल में आती है और एक ही किस्म के 2 या 2 से ज़्यादा नए अफराद वजूद में आते हैं। जैसे कोई अज़ू है, वो खुद ही वो डेवलप हो गया, अपनी अडल्ट स्टेज पर आ गया, वो क्या करेगा, अपना आप को ही डिवाइड करना शुरू कर देगा और क्या बना देगा, अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म या फिर बच्चे पैदा कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें ना ही मेल और फीमेल का अलग अलग होना ज़रूरी और ना ही इनके गैमीट फॉर्म होते, ठीक है ना। गैर सनफी तौलीद के तरीके आपकी बुक में 2 तरीके दे रखे हैं, पारगी और दूसरा बडिंग। पारगी यानी फिजन। बहुत से अज़ू में जब अनफरादी खलिया मतलब अकेला सिंगल सेल पूरी तरह से, सिंगल सेल नहीं मतलब सिंगल पेरेंट बोल रहे हैं, इंफरादी खलिया पूरी तरह से बालिग हो जाता है, कंप्लीट अडल्ट हो जाता है, तो 2 खलियों में तकसीम हो जाता है। पहले मरकज़ा तकसीम होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अगर पारगी के दौरान 2 अज़्वे पैदा होते हैं तो इस तरह की पारगी को 2 पारगी यानी बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में और दीगर प्रोटोज़ोआ जो 2 पारगी का अमल करते हैं। यह आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है अमीबा का। अमीबा में क्या हो रही है? दोहरी इंशकाक बाइनरी फिजन हो रहा है यहाँ पे। ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ही उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद ये कम्प्लीटली इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तो ये एक से क्या बन जाते हैं? 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है मेंढक के अंदर उसका टेडपोल या फिर उसका लार्वा किस तरह से होता है, वो कैसे अडल्ट होता है। ये हमारे मेंढक के अंडे होते हैं। ये जब आपस में क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं? इब्तिदाई टेडपोल, फिर बाद में टेडपोल कुछ इस तरीके का नज़र आता है, उसके बाद अडल्ट ऐसा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस यानी तकल्लुब का अमल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है कलियाना यानी बडिंग। इसमें क्या होता है? हाइड्रा जैसे कसीर खलवी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बार बार होने वाली खत्ती तकसीम माइटोसिस के नतीजे में जिसमें एक उभार से पैदा हो जाता है जिसे कली यानी बड कहते हैं। ये कली रफ्ता रफ्ता बड़े होने लगती है और मादा अज़्वे के जिस्म पर एक नए हाइड्रा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और आखिर में इससे अलग होकर एक नया अज़्वा बन जाती है। खमीर में यानी ईस्ट में भी कलियाने के तरीके से ही अज़्वे बनते चले जाते हैं। ये देखिए दे रखा है हमारा बडिंग का प्रोसेस। ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या हो रही है? बड निकलनी शुरू हो गई। पहले ये मतलब ज़्यादा दिख नहीं रही बुक में, फिर थोड़ी और बड़ी हुई, फिर होते होते इनने कंप्लीट क्या बना लिया? हाइड्रा। जब ये कंप्लीट हो जाती है, इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, माइटोसिस पूरी हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है? अपनी मादा से, अपने जो पेरेंट होता है उससे अलग हो जाती है और एक नई हाइड्रा फॉर्म कर लेती है। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस चैप्टर के वहाँ नोट्स सेंड कर दूँगी। थैंक यू।